सलाबजगान भाई अगर उनकी ज़मीनें अभी तैयार नहीं भी हुई तो उनके लिए ये है कि वो अपनी पनीरी टाइम पे लगा लें, और ज़मीनें तैयार होते महीना डेढ़ महीना लगेगा। तो ये पनीरी आप अगर अपने बेड पे लगाएंगे तो ये आपकी बहुत कम कीमत में तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। ये सैलाब जो इस वक्त हमारी खेती, इस वक्त हमारी जानें, हमारे जानवर और हमारी खेतियों को बर्बाद कर रहा है, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और जब से पाकिस्तान बना है और जब से मुझे होश आया है, क्योंकि मैं जंग का रहने वाला हूँ, तो ये सैलाब हम देखते रहे हैं और सैलाब के बाद आबादकारी भी देखते रहे। और मैंने ये देखा है कि सैलाब आया, एक बर्बादी कर गया, फसलें बर्बाद हो गई, इंसानों को बहा के ले गया, जानवरों को बहा के ले गया, लेकिन अल्टीमेटली एक नए जज्बे के साथ हमारा किसान गिरे हुए मकानों को दोबारा उसने बनाया, ज़मीन को दोबारा आबाद किया। ये एक मुसलसल सिलसिला है। पहला बड़ा सैलाब जो मैंने सुना है वो 51 का सैलाब है, जिसमें पूरा जंग सदर जो है वो डूब गया था। उसके बाद 1973 में डूबा और ये काम इस दौरान भी होता रहा, कभी डूब गया कभी नहीं डूब गया। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो रिपोर्टेड है वो 946 रिपोर्टेड हमारी जानें ज़ाय हुई हैं। 5000 के करीब गांव हमारे टोटली बर्बाद हुए हैं। लाइफ स्टॉक के अंदर 6000 से ज़्यादा जानवर मर गए हैं। और अब ये अगर हम पैसों में लगाएं तो पैसों में पता चलता है कि सिर्फ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पंजाब में 302 अरब रुपए की फसलें बर्बाद हुई हैं, यानी किसानों को नुकसान हुआ है। अब इसमें कुछ सीखने के सबक हैं जो हमें देखनी चाहिए। हमारे जब किसान वापस जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मकान टूटे हुए हैं, चीज़ें बहकर चली गई हैं। एक चीज़ जो मौजूद है वो है दरख्त। वो दरख्त उनके निशानात हैं कि वो हर चीज़ तो जा चुकी है लेकिन दरख्त वहीं खड़े रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आइंदा ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें कि हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो इस किस्म की आजमाइश अगर हम पर आए, खुदा न खास्ता, तो कम से कम दरख्त हमारा साथ ज़रूर देंगे। अब हालिया हालत के अंदर हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है, किसान के पास ना पैसा है, ना ज़मीन इस काबिल है कि फौरी तौर पर काश्त की जा सके। इस वक्त सर के ऊपर जो है 1 सितंबर काश्त गन्ना है, दूसरा सर्दियों के चारा जात हैं, तीसरा ऑयल सीड्स उसकी काश्त का ये बेहतरीन ज़माना है, और साथ साथ गंदम भी सर पर है। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इस मरतबा गंदम की कीमत का सपोर्ट प्राइस का ऐलान करेगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सितंबर काश्त गन्ने की। हमारी मिलें और हमारा किसान सितंबर काश्त गन्ने को इसलिए बेहतर समझता है कि उसका ख्याल ये है कि इसमें एक तो पैदावार ज़्यादा आती है, दूसरा मिल मालकान इसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसमें शुगर की रिकवरी ज़्यादा है। अब हालत ये है कि हमारे पास 2 हिस्से हैं। बड़ा हिस्सा वो है जो पानी में डूबा हुआ है, और उम्मीद ये है कि उसमें से 10-20 दिन के बाद ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ इलाकों के अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और नॉर्मल ज़िंदगी लोग शुरू कर देंगे। कुछ इलाकों में जहाँ पानी का निकास मुश्किल होगा, वहाँ से पानी का निकास निकालने के लिए हुकूमत भी कोशिश करेगी और किसान भी कोशिश करेंगे, फिर वो ज़ेरे काश्त आएगी। तो इस वक्त आज हम बात कर रहे हैं सितंबर काश्त की, कि वो ज़मीन जो डूब गई है, अगर वो सितंबर काश्त करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। जिनकी ज़मीनें सलामत हैं वो क्या कर सकते हैं। तो आज ये एक नुस्खा, जिसे हम नर्सरी का नुस्खा कहते हैं, पनीरी का नुस्खा कहते हैं, उसके लिए मैंने आज ज़हमत दी है जनाब आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब को। और आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब हमेशा एक नई चीज़
एक इनोवेटिव माइंड के साथ लेकर आते हैं एक ऐसी चीज़ जो हालात हाज़रा से मुताबिकत रखती हो, किसान के फ़ायदे में हो और किसान का नुकसान कम से कम हो। ये इनका पनीरी का तस्वुर है और ये है कि इसको तमाम लोग जिनकी ज़मीन सैलाब ज़दा है, जिनकी ज़मीन सैलाब ज़दा नहीं है, दोनों इस तरीक़े को अख्तियार कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं और साहिवाल में इन्होंने एक डेमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आकर देख सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब को कि आप इस बुरे वक्त के अंदर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको पता है कि दुनिया ने आगे बढ़ना है और किसान बेचारे को तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल होता है, वो दिनों का ख्याल रखता है कि मैंने अगेती कब लगानी है, पिछेती कब लगानी है, पिछेती का नुकसान क्या है, अगेती का फ़ायदा क्या है और मौके पे लगाने का क्या मतलब है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सितंबर काश्त करने के बारे में दोनों फार्मर्स को जिनकी ज़मीन डूबी हुई है और जिनकी ज़मीन सलामत है, उनके लिए आप कौन सा तोहफ़ा लेकर आएँ? थैंक यू आप साहब, आपने मुझे किसान भाइयों के रहनुमाई के लिए बुलाया है। मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश जो अपनी तगदो मेरी 2022 से लेकर अब तक रही है, उसमें मैं शुरू में बड प्लांटिंग जो डेड सीडिंग कर रहा था। जब डेड सीडिंग कर रहा था सिंगल बड से, तो उसमें कुछ इशू आ रहे थे कि कुछ लेबर के इशू आ रहे थे, किसी लगाने की समझ नहीं है, किसी कहीं गलती हो रही है और कहीं पे ये हो रहा है कि कहीं आँख किसी ने ज़्यादा दबा दी, कहीं को डैमेज आँख आ गई। उसमें नागा जो होता है पौधों की तादाद में कमी नज़र आई, जिसकी वजह से उससे हमें मुश्किलात सामने देखने में आई। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हमने किया, उससे बेहतर किया, हमने सीड ट्रीटमेंट किया, क्योंकि पहले साल जो हमने सीड ट्रीटमेंट किया कि वो गन्ना है एक मिठास वाली चीज़ है, इसे जो कीड़ी वगैरह या शौक ये चीज़ें जब इसमें मिठास होती है तो इसे बहुत जल्दी इसे डिस्टर्ब करती है सीड को। अगर उसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर ही इंसेक्टिसाइड का कोई और उसमें हम चूना भी डालते हैं और इंसेक्टिसाइड मेडिसिन डाल के उसमें हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जब सीड ट्रीटमेंट करने के बाद फिर भी हमने लगाया तो फिर भी हमें इशू आए कि जब हमने डेड सीडिंग की तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स अक्सर बेशतर कम होते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर नर्सरी इसकी लगाई जाए, इसके पौधे तैयार किए जाएं, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। वो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसे देखा जाए तो अगर आप बेड पे अपना तैयार करते हैं अपना सीड, तो उससे आपको नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे मिलते हैं। जो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होता वो आपको नागे की शक्ल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पौधा जब आप लगाएंगे तो उसमें आपका नागा नहीं होगा। तो अगर हम सीड लगाते हैं तो इसके 2-3 फ़ायदे और भी हैं जो कि सबसे ज़रूरी आपके साथ शेयर करने हैं। नंबर ऑफ 1 के आपकी जो टाइम पे जो आपकी नर्सरी है वो लगानी है। आप कोशिश करें कि सितंबर के महीने में आपकी नर्सरी लग जानी चाहिए, अक्टूबर में भी लग सकती है। जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपको जो सीड है वो सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी सितंबर का आप करते हैं तो आपको 5000 पौधे जो कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी हैं, जो कि 4 फुट लैंड टू लैंड 4 फुट और पौधे से पौधा 2 फुट, ये सितंबर काश के लिए। अगर आप अक्टूबर में जाते हैं लैंड टू लैंड 4 फुट और पौधे से पौधा 1.5 फुट आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको फासला जो है पौधों का घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नतीजे के तो पौधे बढ़ जाएंगे। ये इसी तरह मिसाल लें कि जब आप टाइम पे काश करते हैं तो आपको 40 किलो बीज ही काफ़ी होता है। जब आप लेट काश करते हैं तो फिर आपको गंदम का बीज बढ़ाना पड़ता है। इस तरह जब आप लेट काश करेंगे तो आपकी ट्रेलिंग कम होगी,
ये गन्ना जो है ये एक हीट लविंग प्लांट है। जब इसे पौधे को हीट मिलती है तो ये अपनी बढ़ोतरी की तरफ जाता है। अगर आप टाइम से सितंबर काश पे पनीरी लगाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका गन्ने की जो ट्रेलिंग है वो बहुत अच्छी तरह होगी। और मज़े की बात ये है कि आप पिछली फसल भी पूरी उठाएं। आप सलाबजदगान भाई अगर उनकी ज़मीनें अभी तैयार नहीं भी हुई तो उनके लिए ये है कि वो अपनी पनीरी टाइम पे लगा लें, और ज़मीनें तैयार होते महीना 1.5 महीना लगेगा। तो ये पनीरी आप अगर अपने बेड पे लगाएंगे तो ये आपकी बहुत कम कीमत में तैयार होगी। पनीरी लगाने के लिए आपको एक एक आँख चाहिए, जैसे कि गंडेरी आपको चाहिए आँख वाली, वो आपने फिर उसमें बिछा देना है। अपना बेड बनाना है, बेड के ऊपर आपने ये जो खाद वाला थैला है उस पर बिछा देना है। उसमें 20 से 25% आपने रूढ़ी मिक्स करनी है। और दरियाई इलाकों में तो बल की ज़रूरत नहीं है। अगर सख्त मिट्टी चिकनी मिट्टी है या दूसरी मिट्टी है तो उसमें बल मिला लें, 25% बल मिला लें, 25% वो मिला लें और अपनी मिट्टी करेंगे तो उससे आपकी जो पनीरी है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। अगर आप ये ज़रा मुझे दोबारा मुझे बता दें ताकि मेरे किसान भाइयों को पता चल जाए कि मैं बेड बना रहा हूँ। उस बेड के ऊपर आपने बताया कि खाद की बोरी का थैला हमने नीचे बिछा दिया, उसमें 1.5 से 2 इंच मिट्टी डालनी है। ठीक है। मिट्टी डालने के बाद आपने ऊपर गंडेरियाँ अपनी सेट कर देनी है। राइट। जब गंडेरियाँ आपने पूरे बेड पे लगा दी तो उसके बाद आपने उस पर हल्की मिट्टी चढ़ानी है। जब हल्की मिट्टी चढ़ाते हैं ताकि आपकी आँख नंगी ना रहे। उसमें जब आप ये कर लें तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आपके पास अगर चूने की पराली पड़ी हुई या अपना पौधों की वेस्ट है, कोई भी चीज़ है, ऊपर उसे ढक दें। अगर आपके पास मकई के टांड भी हैं, कोई भी चीज़ है उसे ढक दें जब तक कि वो जर्मिनेट ना हो। जब जर्मिनेट हो जाए तो फिर आप वो उठा सकते हैं। ये आपने बड़ी मेहरबानी की है, इसलिए कि मुंजी वाले तो बेचारे बर्बाद हो गए, खड़ी फसल जो है उनकी बर्बाद हो गई है। तो ये टांडे और दूसरी जो बाकियात फसलों की जो आपके ज़मीन पे अवेलेबल हो वो आप उसे ढक सकते हैं। उससे ढक सकते हैं। उससे ये है कि जब आपकी नस्सी लगा रहे हैं तो उससे आधा इंच के करीब मिट्टी आपकी आंखों पे पड़नी चाहिए। जब आपकी आंखों पे आधा इंच मिट्टी होगी और ऊपर से ये जो आपने पराली या इसे ढका होगा कि किसी भी चीज़ से, तो उससे आपको ये फ़ायदा पहुंचेगा कि आपकी नमी बरकरार रहेगी। आपके जब तक वो पौधे निकल नहीं आते तब तक वो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे आपने कोई इंसेक्टिसाइड जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना है। और अगर 100 लीटर आपके पास एक ड्रम में 2 किलो चूना 200 लीटर के लिए, अगर आधा ड्रम आपको चाहिए होगा, 1 किलो चूना चाहिए, आप चूने में पहले उसे भिगो लें, कुछ देर उससे आधा घंटा उसमें पड़ा रहने दें। आधा घंटे के बाद आपको 15-20 मिनट उसमें डुबोए रखें जहां आपने सीड ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद एक आपका चेन बन जाएगा, पीछे से निकलता आएगा वो चेन, आगे दूसरी में चलता जाएगा। पहली साइड आपने निकाल ली तो पीछे नई गंडेरियाँ आपने डाल दी। उसके बाद आपके इंसेक्टिसाइड में आ जाएगा। वो एक तरतीब आपकी बन जाएगी। जैसे जैसे आप बेड पे काश करते जाएंगे तब तक आपको पीछे से वो आपको रूटीन में मतलब सीड मिलता जाएगा। आपने फरमाया है कि 1 किलो चूना 100 लीटर पानी जी, और जो आपने गडेरियाँ डालनी है वो आधे घंटे तक उसमें रखनी है। आधे घंटे तक। उसके बाद आप फैला दें। जी, और नहीं फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप इंसेक्टिसाइड जो आपने मेडिसिन वाला महलूल बनाया ना उसमें डाल दें। अच्छा, कौन सी इंसेक्टिसाइड जो है वो आपने पाई है कि कोई भी बायर की हो, कोई भी किसी भी कंपनी की हो, बहुत सारी कंपनियों की इंसेक्टिसाइड होते हैं जो सीड ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी जो आलूओं को सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए फंजीसाइड हाँ, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ये दोनों मतलब कि सीड ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पर फंजीसाइड
और इंसेक्टिसाइड दोनों इस्तेमाल होती हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि जब वहाँ से गडेरिया निकाल ली जाएँ, चूना पानी से निकालें तो वो कर देगा। चूना पानी नहीं भी आप इस्तेमाल करते तो आप उसे खाली सीड ट्रीटमेंट भी कर लेते। मैं मार्केट में जो भी सीड ट्रीटमेंट की अच्छी दवाई, जो भी सीड ट्रीटमेंट जिसको अच्छी कंपनी की कोई भी ले सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद उससे ये होगा कि आपका जो सीड है ये वो महफूज हो जाता है, क्योंकि सीड की जो दोनों तरफ से कटाई होती है उसमें मिठास होती है। मिठास की वजह से उसमें वो जो कीड़ा पतंगा शौक वगैरह अपना अटैक करती है, कीड़ी अटैक करती है और बहुत सारी चीज़। जब मेडिसिन लगी होती है तो फिर कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं करती। दूसरा, जब आपने एक पनीरी लगा ली तो ये पनीरी आपकी जब तक आपकी पनीरी उगाव में नहीं आ जाती तब तक इसको आपने बस हल्का पानी लगाना है सुबह शाम, ताकि इसकी नमी बरकरार रहे। अगर जब ये जर्मिनेट कर जाता है तो फिर आप रूटीन में उसके बत्तर के हिसाब से पानी लगाते रहें, अदरवाइज ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत। जब पनीरी की हालत बच्चे की हालत है तो उस वक्त आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। जब आप पराली या वो ऊपर ढक देते हैं इसे तो उससे फिर आपका नमी काफ़ी हद तक महफूज रहती है, क्योंकि डेट हीट नहीं लगती। क्योंकि आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, ये आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ निकली होती हैं, तो इनकी सेफ्टी और इनके लिए बेस्ट। फरिश्ता साहब, आप इस प्रोजेक्ट पर कोई 3-4 साल से काम कर रहे हैं, कि 2022 से काम कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये सारे प्रोसेस से मैं निकल गया, मैंने वो गंडेरियाँ भी बिछा दी, ट्रीट भी कर लिया, उसके बाद ढक भी दिया, सुबह शाम पानी भी दे दिया। ये आम तौर पर आपके तजर्बे में इसकी फुल जर्मिनेशन जो है पनीरी की, वो कितने दिन लेती है? सर, ये 1 महीने में ये पनीरी तैयार हो जाती है। और बेहतर है ये है कि 1 महीने, अगर आपकी फसल आपने 1 महीने के बाद लगानी है तो आप आज इसकी पनीरी लगाएं। जब आप सर्दियों में पनीरी लगाएंगे तो ये सर्दियों में ये पनीरी डॉर्मेंसी में चली जाती है। ये इसे फिर हीट देने का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। वो शॉपर लगा के वैसे कि टनल बना के उसमें लगाना पड़ता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। एक्सपेरिमेंट से सीखा, वो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहूँगा और अपनी आगाही देता रहूँगा। तो आप अभी शेयर कर देना कि आप चूँकि एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि किस महीने में और किस तारीख को जब आपने लगाया उसके रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन थे? सर, सबसे बेहतरीन रिजल्ट हैं ये सितंबर के। मैंने 25 अगस्त को अपना सीड काटा है, वो हमने टेस्ट अपना लगाया है। अब हम बड़ी नर्सरी लगाने वाले हैं, जो कि हमारे कुछ मशीन बनाने के, जो कि हमारी कटिंग मशीन बन रही है ऑटोमेटिक, उसे मैं बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह उससे हमारी जो कटिंग है वो 8 घंटे में तकरीबन हम 10 एकड़ की पनीरी माशाल्लाह तैयार कर सकेंगे। तो इसके लिए मेरी कोशिश उसमें है, और इंशाल्लाह विजन डेज हम अपना स्टार्ट मतलब अपनी बड़ी नर्सरी का करने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे अपने लिए, अगर मैं इसमें 32 एकड़ अपना लगाना है इस सितंबर काश्त में, तो उसके लिए मुझे 200 आंख चाहिए। 200 आंख के लिए जो मशीनरी काश्त है वो तो हमारे बड़े काम के लिए आम जिम्मेदार अपने टोके से भी कर सकता है। और हमारे पास बर्ड कटर भी हमने बनाया है, वो भी हमारे से अवेलेबल है। उनकी भी कोई ख़ास प्राइस नहीं, कुछ 3,000-3,500 के करीब उसकी प्राइस है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि मेरे किसान ने सितंबर के महीने के अंदर पनीरी लगा ली और अब उसके पास ऑप्शन हैं इस बात के कि वो कब ट्रांसप्लांट करे। यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि महीना, 2 महीना, 2.5 महीने, 3 महीने की आप पनीरी का साइज़ क्या हो कि जिसके ऊपर आप ये समझते हैं कि उस वक्त ट्रांसप्लांट की जाए तो किसान को फ़ायदा ज़्यादा होगा। सर, अगर आप वैसे लेट काश्त करते हैं अक्टूबर में, तो फिर आप तो इसको महीना आपको ये महीने तक आप अपने बेड पे रख सकते हैं। अगर आप वो दिसंबर में लगाते हैं तो फिर आपको ये 20 से 25 दिन देगा, क्योंकि 20-25 दिन में माशाल्लाह पनीरी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। क्योंकि ये हीट लमिंग प्लांट है, इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है और इसका जो साइज़ है
वो भी बहुत अच्छे साइज़ में चली जाती है। अगर जितनी जड़ें ज़्यादा निकल जाती हैं तो फिर वो उसे रखना ज़्यादा मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर जब अक्टूबर के महीने में और इसमें टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन है और इसमें इसकी जर्मिनेशन रूट में बहुत जल्द डेवलप होता है। अगर थोड़ी सी आप केयर करें तो आपकी 20 से 25 दिन में आपकी पनीरी बेहतरीन हो जाती है। नाजरीन, आप पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे और ये तस्वीरें फरिश्ता साहब की लेबॉर्ट्री की हैं, जहाँ ये साहिवाल के अंदर बिल्कुल सिटी के अंदर ही इनकी वर्कशॉप है। वहाँ रकबा भी है और वहाँ ये लोगों को दिखाने के लिए भी, इसलिए कि अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन स्पीच, कि जो बात देखने पर जो यकीन हो सकता है वो बोलने पर यकीन नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक डेमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट इन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा जो मिल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग मिल में काम करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हैं, वो लोग और मेरे किसान भाई किसी वक्त आकर वो उसको देख सकते हैं। अब सर, मेरा आपसे सवाल फरिश्ता साहब ये है कि मैं पनीरी को कितनी देर तक बाहर रख सकता हूँ। मुझे याद पड़ता है आपने एक प्रोग्राम किया था कि गंदम के बाद मैंने गंदम की फसल ले ली, पनीरी मेरी तैयार है और मैंने ट्रांसप्लांट कर दी उसको गंदम के बाद। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए अगर आपने नवंबर में काश्त करनी है तो फिर आपके लिए एडवाइस है कि आप अक्टूबर में पनीरी लगाएं। आपके लिए बेहतर है कि अक्टूबर में पनीरी ना, जब आप अक्टूबर में पनीरी लगाएंगे तो आपको ये मिलों वाले भी आपको रिबेट देंगे, आपको खादे देंगे, आपको वो दूसरी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। ये चूँकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के फेवर में जाना है ये काम, ये पाकिस्तान के हक में जाना है। मेरी कोशिश पाकिस्तान की खिदमत करना है, ना कि मुझे अपना पैसा कमाना या अपनी शोहरत कमाना। मैंने टोटल हिसाब अभी निकाला है कि अगर एक मन आपने सीड काटते हैं तो 2 किलो का भी गन्ना हो तो उससे हमें जैसे कि 20 गन्ने मिलते हैं एक मन में, और एक गन्ने में तकरीबन 15 आँखें यकीनन होती हैं, और जो फिर 15 आँखें होती हैं वो आपको वैसे कि गन्ने की पनीरी की शक्ल में 15 पौधे मिलते हैं। तो अगर आपको एक और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आपका जो नीचे वाला हिस्सा है उसका उगाव सबसे लेट होगा, जो उससे ऊपर वाला दरमियान वाला होगा वो उससे पहले होगा, और जो ऊपर वाला वो सबसे पहले। तो इससे अगर आपको नंबर ऑफ प्लांट अगर लगाने हैं तो मेरा मशवरा ये है कि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसे आप अलग पनीरी लगाएं और ऊपर वाले हिस्से को अलग लगाएं, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसने जल्दी जर्मिनेट करना है तो उसे खेत में जल्दी शिफ्ट होना है। जो नीचे वाला जब आपके खेत में जाएगा तो आपके नंबर ऑफ प्लांट एक जैसे होंगे। जब आपका जो नीचे वाला हिस्सा अगर अलग से लगाएंगे तो वो जहाँ लगेगा वो नंबर ऑफ प्लांट सेम होंगे। तो जब मिट्टी चढ़ाने का वक्त आएगा ना तो उस वक्त आपको होगा कि जो छोटे पौधे हैं वो कहें हमें मिट्टी नहीं अभी चाहिए, जो बड़े पौधे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मिट्टी मांग। देखिए, आप जैसे लोगों को तो पता है इस बात का, लेकिन मुझ जैसे जाहिल लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ये नीचे वाला जो है वो जर्मिनेशन लगाएगा, दरमियान वाला उससे कम लगाएगा, ऊपर वाला सबसे जल्दी उगेगा। मुझे याद पड़ता है आपने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी, शेयर की थी कि टॉप जो हम आमतौर पर डिस्कार्ड कर देते हैं, आपने उसको भी इस्तेमाल किया है और पता चला कि उसकी जो जर्मिनेशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट थी। जी जी जी, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। ये आप सब जो हमने माशाल्लाह इस वक्त जो काम किया है, जो कि दुनिया में अभी तक नहीं किसी ने किया, वो हमने जो ऊपर की जो आँख है ना, जो आखिरी गुल्ली जो हम कमज़ोर करके फेंक देते हैं, हमने उसे हाइड्रोपोनिक तरीके से पानी में डुबोया और पानी में डुबोने के साथ उसे कुछ दिन उधर रखा और उसमें अपने थैली में उसमें अपनी ऑर्गेनिक मिट्टी बना के, जैसे मैंने बताया रूढ़ी खाद मिक्स करके, वो जब हमने उसमें लगाया तो उसे हमने रखा साए में, और उसको जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो 2-3 इंच के पत्ते हमने छोड़ दिए हैं ताकि वो पौधा सरवाइव करता रहे। पर उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो 100% कामयाब एक्सपेरिमेंट है, और वो जो पौधे हैं वो माशाल्लाह इस वक्त हमारे गन्ने 3-3 फुट के हो चुके हैं, और इंशाल्लाह वो भी आप पिक्चर इसमें दिखा सकते हैं
कि वो पौधे किस कंडीशन, ये पाकिस्तान के हक में सबसे बेहतर ये है। और उसमें सिर्फ हमारे ज़िम्मेदारों को, हमारे शुगर मिल इंडस्ट्री वालों को मेरी खिदमत हाज़िर हैं। जो भी मुझसे सीखना चाहे मेरी जगह हाज़िर है, वो को मिले, अपना सेमिनार रखना चाहें। हाफ़िज़ साहब से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह अगर टाइम दे सकें तो मैं इनसे भी, मेरी ख्वाहिश होगी कि कुछ सेमिनार रखना चाहें तो हमें मिलो वालों को के लिए वेलकम एवरी टाइम, ताकि वो अपने जो अपने ट्रेनर हैं, उनके फील्ड के बंदे हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहें। ये हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो अपना ट्रेनिंग लेना चाहें, ताकि उनकी जब अच्छी ट्रेनिंग होगी ना सिर्फ वो मुल्क के लिए एक सूदमंद साबित होंगे, बल्कि वो पाकिस्तान का एक सरमाया होंगे। और इनके लिए मेरी खिदमत यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी हाजिर है। जो मैं ट्रायल लगाता हूँ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ भी शेयर करूँगा, और अपनी जो इल्म है इंशाल्लाह बांटने के लिए है वो इंशाल्लाह बांटता ही जाऊँ। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ कि पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तानी किसानों की माशी खुशहाली के लिए आपका दिल इतना बड़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो एक ख़ानदानी तौर पर हम लोग रिवायती तौर पर जो हम गन्ने को काश्त करते हैं, उसके मुकाबले में जो आप फरमा रहे हैं और जो आपने कामयाब तजुर्बे किए हैं, उसमें 3 बड़े कौन से फ़वाइद हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकें? ये 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये शुगर मिलों के हक़ में जाते हैं कि उनको शुगर रिकवरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसका टाइम जब आपने गंदम में गन्ना लगा रहे हैं और आपका 1 महीने का जंप आपने ले लिया पनीरी की शक्ल में, क्योंकि पौधा आपका अक्टूबर का या सितंबर का है। जो सितंबर का पौधा मेरी नज़दीक, अगर मैंने 2200 मन का दावा किया हो और इंशाल्लाह वो हम लेके दिखाएं। नंबर 2, इसका जो फ़ायदा है ज़िम्मेदार को ये है कि ये हीट लविंग प्लांट है। जब आपका पौधा, ये जब सर्दी आती है तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, ये अपनी शाखें निकालता रहता है, अपनी जड़ें फैलाता रहता है। अगर पौधा बाहर निकलेगा तो जड़ें फैलाएगा, वो सूर्य की रोशनी लेगा तो वो जड़ें फैलाएगा। जब आप सर्दी में गंदम में काश्त करेंगे गन्ना, तो वो आपका जर्मिनेट ही नहीं होगा। ये जो पौधा है ये अपना सर्वाइव कर है। जैसे ही मौसम ये टेम्परेचर रेज होगा, ये अपनी उस वक्त अपनी शाखें बनाएगा। दूसरा ये है कि आपको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि गन्ना जो है ये अपनी रूट्स निकालता है 3 महीने के बाद, ओरिजिनल रूट्स। जब ओरिजिनल रूट्स निकालता है तो उसके साथ ये करता है शाखें निकालता है, जो ट्रिलिंग वाली शाखें हैं। जब ट्रिलिंग वाली शाखें हैं, जब तक आप ये सर्दी में जाता है तो आपकी ट्रिलिंग भी पूरी हो जाती है, और ट्रिलिंग पूरी होने की वजह से आपको जो जब टेम्परेचर फरवरी के बाद रेज होता है तो ये गन्ना अपनी बढ़ोतरी की तरफ। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आप पनीरी होगी तो उससे जब गर्मी का इसे सीज़न ज़्यादा मिलेगा, जब गर्मी का टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आपकी, अगर 1 महीना आप अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको 100 मन की प्रोडक्शन मिलेगी ज़्यादा एक्स्ट्रा। अगर आप सितंबर काश्त की पनीरी होगी तो वो आपको 200 मन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर सितंबर काश्त जो मैंने बेहतर तरीका जो इनमें सबसे जो कि ज़िम्मेदार के लिए हक में बेहतर है, जो चीप भी है, जो आसान भी है, जो पाकिस्तान में जगह जगह किसान खुद भी कर सकता है और किसान के लिए मतलब कि इकोनॉमिकल भी है। और दूसरे नंबर पे हम इसे प्लास्टिक के गिलास में भी हम डाल रहे हैं, और उसके अलावा नंबर 3 हम इसे थैली पे में लगा रहे हैं। जो सबसे बेहतर तरीका है मेरे नज़दीक वो थैली वाला तरीका है, क्योंकि उसमें आप 2 महीने तक अपने पौधे को सरवाइव कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। आप पिछली फसल भी प्रॉपर उठाएंगे, आप अगली फसल भी प्रॉपर लगाएंगे, प्रॉपर फसल के लगाने के बाद उसमें पौधे आप शिफ्ट कर देंगे तो आपकी कोई फसल, पहली फसल भी नहीं डिस्टर्ब होगी, आपकी दूसरी फसल भी नहीं डिस्टर्ब होगी, और आपका पौधा कम से कम 1.5 फुट का पौधा होगा। जब वो आपके खेत में जाएगा तो आपको यकीनन उसे पैदावार यकीनन उससे ज़्यादा देनी है। इसमें ये एक वैसे जितना इसे गर्मी का मौसम टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि गन्ने की जो फसल है ये 14 महीने की
से 15 महीने की फसल है, अगर जितना इसे टाइम गर्मी का ज़्यादा मिलेगा उसने आपका पौधा पैदावार प्रोडक्शन ज़्यादा देगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ आपको शुगर रिकवरी भी ज़्यादा देगा। और इसमें जितना आप अर्ली लगाएंगे, सितंबर में लगाएंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी कम रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जज़ाकल्लाह फरिश्ता साहब, मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ आपके जज्बे की। और नीचे फरिश्ता साहब का टेलीफोन नंबर चल रहा है। अब एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लें। आपके पहले भी 2 प्रोग्राम आए हैं, अक्सर लोगों ने शिकायत की है कि फरिश्ता साहब टेलीफोन नहीं उठाते। तो अब इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जब जो नीचे टेलीफोन चल रहा है इस पर आप उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, या क्या या आपसे राब्ते का बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतर तरीका यह है कि आप अपना नंबर और मैसेज छोड़ दें। अगर मैं नंबर नहीं भी अटेंड कर सका तो आप वॉइस मैसेज और नंबर छोड़ दें, और इंशाल्लाह जैसे मैं अपने फुर्सत में होऊंगा तो आपसे अपने ज़िम्मेदार भाइयों से कांटेक्ट कर लूँगा। जज़ाकल्लाह फरिश्ता साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। हम आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे। वजह उसकी है कि जो बातें आप कर रहे हैं वो आम तौर पर लोग नहीं सुनते, वो आम तौर पर लोग नहीं सोचते। तो आपके जज्बे की कदर करते हैं, और ये जो आपका जज्बा है ये है पाकिस्तानी फार्मर्स की भलाई के लिए। पाकिस्तानी फार्मर की भलाई के लिए उससे भी ज़्यादा जो आप गन्ना देखेंगे, अगर आपका 50-60 मन गन्ना बचता है, 70 मन गन्ना बचता है, तो वो मुल्क के लाखों एकड़ में गन्ना लगता है। एक एक मिल के सराउंडिंग लाख से 2-2 लाख एकड़ एक एक मिल लगा रही है। पाकिस्तान की 80 के करीब गालबन शुगर मिले हैं, और उनका कितने लाख, कम से कम 1 करोड़ के करीब गन्ना काश्त होता है एकड़। और इतने गन्ना के अगर सीड की आप कैलकुलेशन करें तो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है, जो कि किसान भाइयों को जब उसकी आमदन ज़्यादा होगी और उसका ख़र्चा कम होगा तो यकीनन ख़ानदान ज़िम्मेदार खुशहाल होगा। और सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि ये जो आपका इंटरक्रॉपिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। मैं उस इंटरक्रॉपिंग के हक़ में नहीं हूँ जो गन्ने की धूप को डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर गन्ने की धूप के अलावा मतलब ऐसी फसल भी नहीं होनी चाहिए जिसे पानी ज़्यादा लगे, क्योंकि गन्ना पानी का पौधा नहीं है। हमने इसे पानी कर दिया है। जितना पानी कम लगता है ये उतना खुशहाल रहता है। इसका साहब एक बहुत ज़रूरी सवाल अभी मेरे जहन में आया है, बल्कि ये मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि मैं आपसे पूछूं। वो सवाल ये है कि गंदम के अंदर, बरसीम के अंदर तो लोग आम तौर पे पाकिस्तान में लगाते हैं। सवाल उनका ये है कि कैस्टर बीन में और ये सुपर राया और तिलों के अंदर क्या इसको लगाया जा सकता है, इंटरक्रॉप किया जा सकता है, इंक्लूडिंग सोयाबीन? सोयाबीन, और उसमें यकीनन ये बहुत अच्छा होगा। ना सिर्फ ये होगा कि गन्ना सोयाबीन को प्रमोट करेगा, सोयाबीन गन्ने को प्रमोट करेगा। वो इस तरह कि सोयाबीन है वो नाइट्रोजन फिक्स पौधा है, ये हवा से नाइट्रोजन लेता है। ये आपकी ज़मीन को ऑटोमेटिक जो नाइट्रोजन है वो आपके गन्ने को यूरिया के तौर पे उसकी सपोर्ट करेगा। और दूसरा जो इसका जो बेनिफिट होगा वो ये है कि जो कड़ी धूप है उसमें हमारा पौधा जो एकदम टेम्परेचर रेज होता है, तो उस शक्ल में ये जब इसको शेड मिलेगा, गन्ने का साया मिलेगा, तो उससे इसके इंटरक्रॉपिंग में इंशाल्लाह यकीनन बेहतरी आएगी। नाजरीन, मैं आरिफ रफ़ीक फरिश्ता साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम के अंदर हम फिर इनको बुलाएंगे, और आप जो जो सवाल करेंगे उनके जवाब फिर इनके ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँगे। टिल देन वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।